रखने का क्या मतलब? क्योंकि वहाँ आप हुकूमत तो बना देते हो, लेकिन हुकूमत के हाथ फिर आप उनके पीठ पीछे बांध देते हो। आज हाल ये है कि मुझे जिन अफसरों से काम लेना है उन अफसरों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं रियासत का भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, यूटी का भी हूँ, और मैं खुद अपनी आंखों से फ़र्क देख रहा हूँ। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं किसी अफसर को कहता हूँ कि ये करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये क्यों हो नहीं सकता। कि हर काम में इंटरवीन करते हैं। और एलजी का ही जो स्टेटमेंट जो है वो कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ पुलिस है और अगर उमर अब्दुल्ला चाहे तो मैं पुलिस भी उनको दे सकता हूँ, बाकी सड़क, पानी, बिजली जो भी है वो सब उमर अब्दुल्ला के पास है। तो क्या एलजी की जो स्टेटमेंट आई है वो एक तरह का उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है उसको कट करती हुई ये स्टेटमेंट है? मेरे पास देने के लिए पुलिस के लोग हैं, जिसको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। बाकी जितना काम है, सड़क, बिजली, पानी, खेती, ये सब सरकार के पास है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है ये नाकामयाब सिस्टम है। मलिक ये भी तो कहते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला को एलजी के साथ सरकार यूटी में चलानी नहीं आती है तो दिल्ली के केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एलजी के साथ जो है यूटी के अंदर ही जो है सरकार बनाई है। वो कह रहे हैं केजरीवाल से थोड़ी सी ट्यूशन क्लासेस ले ले उमर अब्दुल्ला। आप जनता की बेहतरी करवा पा रहे। अरे मोदी के साथ याराना लगाना है तो लगाकर अवाम की बेहतरी तो कर लीजिए, लेकिन मोदी आपके साथ ना आपकी बात मानेगा और ना वो मानता है, उसे मनवाना पड़ता है। और वो मानेगा तब जब हम लोग उसके खिलाफ लड़ते, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर उसे मनाया। तभी तो मैं स्टेटहुड पे बार बार जोर देता हूँ। देखिए, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं देना है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, कोई और बैठे जिसको आप देना चाहें, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि ना मिलने का नतीजा हमारे सामने है। कुर्सी पर देकर अगर स्टेट देना चाहती है तो उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाता हूँ, जम्मू को कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाए। क्या ये एक हल्की सी वो चिंगारी है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी हुई है उसमें कुछ हेर फेर बदल जो है हो सकता है, चेहरे कुछ चेंज हो सकते हैं? दबी आवाज़ें ये आ रही हैं सियासत के गलियारों से कि सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। महराज मलिक ने तो कहा नवंबर तक की सरकार चलेगी, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस। महराज मलिक को ज्यादा पता होगा इस बारे में। आप और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते होंगे, यूटी दिल्ली भी थी, यूटी जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन अब ये रोना हम कब तक रोएं जब तक सालों के साल बीत जाए? अरे कल को ये बोलेंगे एनसी को उठ के आ जाओ हमारे साथ सरकार बनाओ, तो ये चले जाएंगे, अरे भेड़ बकरियों की तरह हमें भी ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? जो दिल्ली का हाल है बदहाली में देखना नहीं चाहता हूं, और सत्ता में इसलिए नहीं बैठना चाहता हूं कि आवाम का मुस्तकबिल ना हो और हम कुर्सियों पर बैठे। ये महराज कभी न देखा है और न देखना चाहेगा। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज़ बस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए आज जेके यूटी में 7 महीने लगभग होने वाले हैं और अभी भी सवालों के घेरे में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखती है। और अब आगाज़ ये होना शुरू हो गया है कि अब जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया था, उनको सपोर्ट की थी, अब वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ जो है वो छोड़ना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के इकलौते नेता जेके यूटी में महराज मलिक ने जो समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने ये सोशल मीडिया के राही, ट्विटर के राही ये बताया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब अपना नाता जो है, समर्थन जो है वो तोड़ रहे हैं। उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आम जनता से जो वादे किए हुए हैं उन वादों को पूरा करने में कोई भी नीयत के तौर पर उनकी कोई ऐसी दिख नहीं रही है कि वो जनता का काम करना चाहते हैं। और महराज मलिक का ये इल्ज़ाम कि अब सवाल जो है वो उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर उन्होंने जो वादे किए हैं उसके लिए वो काम क्यों नहीं कर रहे। मेरे साथ इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर, ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं संदीप सिंह वजीर जो हैं वो बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सिर्फ महराज मलिक ही नहीं और भी कई इल्ज़ाम जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लग रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना ये चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 7 महीने की जो सरकार हो गई और जो सरकार ने वादे किए और जो महराज मलिक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया, कोई काम जो है वो जनता का नहीं किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि उनका ये जो डिसीजन है वो इमेच्योर डिसीजन है।
इमेच्योर हैं वो थोड़े से पॉलिटिक्स में शायद, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो सरकार बनी है ये 5 साल के लिए बनी है, 5 साल का मैंडेट है लोगों का। तो जो वादे हमने लोगों से किए थे वो 5 साल के अंदर पूरे करने हैं। और हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर के, ये इससे कोई अछूता नहीं है। हर आदमी इस वक्त क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़े अच्छा सोसाइटी है हमारी, तो सबको मालूम है कि क्या हालात बने, पाकिस्तान के साथ क्या हालात बने, जम्मू कश्मीर यूटी के फुल फ्लेज स्टेट नहीं है तो क्या हालात हैं, कंट्रोल्ड बाय हु, कंट्रोल्ड बाय दिल्ली एंड एलजी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो है, लेकिन क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो वो खुद ही ये बात बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ उतनी फ्रीडम नहीं है जिस फ्रीडम से मुझे काम करना चाहिए था, तो इसीलिए वो बार बार गुहार लगाते हैं दिल्ली से कि भाई अपना वादा पूरा करो। लेकिन महराज मलिक ये भी तो कहते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला को एलजी के साथ सरकार यूटी में चलानी नहीं आती है तो दिल्ली के केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एलजी के साथ जो है यूटी के अंदर ही जो है सरकार बनाई है। वो कह रहे हैं केजरीवाल से थोड़ी सी ट्यूशन क्लासेस ले उमर अब्दुल्ला, क्या बुरा है इसमें? उमर अब्दुल्ला साहब इस स्टेट में पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं, और ये कोई दिल्ली नहीं है। दिल्ली का एरिया और जम्मू कश्मीर के एरिया में बहुत फ़र्क है, सियासत में भी फ़र्क, सियासत में भी फ़र्क है, सियासत में भी फ़र्क है, एरिया में फ़र्क है, पॉपुलेशन में फ़र्क है, वहाँ की मुश्किलातें। दिल्ली को मैं एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पे देखता हूँ कि वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पे इजी एक्सेस है हर बंदे को, हर जगह जाना है। यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज हैं, कहीं पे कोई परेशानी है, कहीं पे कोई परेशानी है, बर्फ गिर रही है, जम्मू में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, डिफरेंट वेदर्स हैं, तो ये सब चीजों को। लेकिन वो ये कहते हैं ना, एलजी के साथ जो टकराव है वो केजरीवाल और जो एलजी दिल्ली के थे वो भी टकराव था। जब वो टकराव हुआ, जब केजरीवाल की बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने अपने ही एलजी के खिलाफ जो है उनके धरना जो है वो खोल दिया। वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, अगर उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू वायरल हुआ, जो उनकी वीडियोस वायरल हुई, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के अगर आपको एलजी मनोज सिन्हा अगर काम नहीं करने दे रहे हैं तो आप मोर्चा खोलें उनके खिलाफ। ऐसा क्यों है? आपको किस बात का डर लग रहा है कि एलजी के खिलाफ जो है नहीं जाना? हर दो इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। उमर साहब की सोच बड़ी मैच्योर है, वो कन्फ्रंटेशन का पाथ नहीं लेना चाहते, वो समझाने का पाथ लेना चाहते हैं। तो अभी 7-8 महीने तो हुए हैं, पहले दिन से ही कन्फ्रंटेशन का पाथ ले लें ऐसा नहीं है। ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महराज मलिक साहब ने जो कहा है वो अपनी इमेच्योरिटी को उनकी दर्शाता है। उमर साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, इस स्टेट के सबसे बड़े लीडर हैं, वजीर आला पहले भी रह चुके हैं, अब भी वजीर आला हैं, बेशक अब वो यूटी के वजीर आला हैं, तो वो बेटर बता सकते हैं कि स्टेट में उनके क्या इख्तियार थे और वो किस तरीके से काम बताया भी उन्होंने। ब्यूरोक्रेसी जो है स्टेट में जो थी वो ब्यूरोक्रेसी सुनती थी, आज वो बहाने बनाती है कि ये काम किस तरह से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, और इसका हल निकाला जा रहा है, रेगुलर बात सेंटर से की जा रही है। जब सारे रास्ते खत्म हो जाएं उसके बाद ही कन्फ्रंटेशन का रास्ता आता है, और मुझे लगता है ये तो बस स्टार्ट ही है अभी। तो हम स्टार्ट में ही कन्फ्रंटेशन का पाथ ले लें और कन्फ्रंटेशन पे चल पड़े तो फिर तो लोगों का भला एक साइड रह जाएगा, हम ही लड़ते रह जाएंगे। महराज मलिक ये कहते हैं आप लोगों की नीयत नहीं है काम करने की, जो वादे किए हैं आप, अगर एलजी कोई चीज को इंटरवीन कर कर रोक रहे हैं, आप अपनी तरफ से कैबिनेट के डिसीजन जो है, प्रपोजल जो है वो डालें सारे के सारे, उस पर पता चलता है कि आप अपनी नीयत से काम कर रहे हैं और एलजी किस तरह से आपको रोक रहे हैं। वो कहानी जो है, वो पिक्चर जो है बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कहानी निकल के आएगी ना, उस कहानी को टाइम देना पड़ता है। महराज मलिक शायद बहुत जल्दी में है शायद, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ना कि ठीक है, यंग हैं, यंग एज में एमएलए बन गए तो एक जज्बा होता है काम करने का, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हायर लेवल पे डील करना और लोअर लेवल पे डील करना एक दो डिफरेंट थिंग्स है। उमर साहब बड़े ऊंचे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, महराज मलिक साहब काफी लो लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं। उनको अभी एक मैच्योर पॉलिटिशियन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद शायद रब ने उनको दोबारा चांस दिया तो वो जरूर इन बातों को समझना शुरू करेंगे कि एक स्टेट को रन करना कितना मुश्किल काम होता है। इल्जाम लगाने बहुत आसान है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हर चीज को मैनेज करना और किन हालातों से स्टेट गुजर रही है या यूटी गुजर रही है, इन सबको कंसिडरेशन में लेके आगे चलना, पॉपुलेशन का क्या हिसाब है,
मुस्लिम भी मेजोरिटी है, हिंदू भी मेजोरिटी है कुछ एरियाज में, दोनों का समन्वय बिठा के, जिसको कहते हैं ना ब्रिजिंग, गैप ब्रिज करना, ये सब चीजें उसमें आती हैं। महराज मलिक साहब को अभी उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने देखा असेंबली में जब महराज मलिक उमर अब्दुल्ला के लिए भी कह रहे थे कि मेरे को पीछे बैठा दिया, तब उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। आज महराज मलिक ने जो सियासत में जो बदलाव किया, जो उन्होंने टर्न लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ छोड़कर, क्या लगता है सियासत में, सरकार में कुछ फ़र्क पड़ेगा? उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए उन्होंने, हम तो उनके पास गए नहीं थे कि वो हमें सपोर्ट करें या गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो उनको गुहार नहीं लगाई थी, वो अपनी मर्जी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आए थे, उमर साहब के पास आए थे, फारूक साहब के पास, कि भाई मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, और हमने उनको वेलकम किया था कि हाँ ठीक है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? फिर मुझे लगता नहीं है क्या फर्क पड़ेगा। मतलब महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है या नहीं है, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ भी जो है नुकसान होने वाला नहीं। क्या नुकसान होगा मेरे को, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। गवर्नमेंट बनी हुई है, गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, 5 साल गवर्नमेंट चलेगी। बल्कि महराज मलिक साहब को अगर ये स्टेप लेना ही था तो इसको पहले थोड़ा सा आजमाना चाहिए था। अभी क्या 5-7 महीने में ही आपने डिसीजन भी ले लिया, ये ठीक है वो गलत है, ऐसे थोड़ी पॉलिटिक्स डजंट रन दिस वे। एक बड़ा तबका जो है सोशल मीडिया का महराज मलिक को फॉलो करता है, और आपको लगता है वो तबका कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को महराज मलिक का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो महराज मलिक के साथ जो वोटर जुड़ा है, जो तबका जुड़ा है, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है। महराज मलिक को ही ज्यादा नुकसान होगा। जो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग ये समझते हैं कि ये एक बचकाना डिसीजन था उनका, ये बचकाना डिसीजन था, उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए था। कम से कम 1-2 साल तो परफॉर्मेंस, एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम कोई सिर्फ फीता काटने थोड़ी आए हैं कि प्रोजेक्ट लगाया, फीता काटा, बाद में चले ना चले हमारा को क्या, हमने तो रिबन काट दिया, उसलिए थोड़ी आए हैं। हमें तो ग्राउंड सिचुएशन से लेके लोगों को उठा के ऊपर तक लेके जाना है, जो जो परेशान है उसकी परेशानी हल करनी है। तो क्या ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि 1 मिनट में हल। अब फंड्स का मसला है, सेंटर के साथ वो बात करनी है। अब हम आज ही उनसे लड़ाई ले लेंगे तो वो भी अगर जिद में आ जाएंगे तो फिर क्या फंड मिलेगा? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं केंद्र से लड़ाई कर कर जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो स्कीम्स, जो 200 बिजली यूनिट फ्री जो है, अभी पीछे कुछ राशन कार्ड होल्डर्स को दी भी गई है, फिर उसके बाद महिलाओं को ई बस में जो है वो फ्री टिकट का किराया जो है वो फ्री जो टिकट है, कोई भी टिकट नहीं लगेगी, उसमें भी दी गई है। ट्रांसपोर्ट बसेस को जो है वो ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद टूरिज्म पे काफ़ी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो क्या ये सरकार के उस मैनिफेस्टो में, उस फील्ड में नहीं आते थे ये चीज़ें? इनको गिना क्यों नहीं जा रहा है? ये चीजें भी तो बीच में शामिल ही थी ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो ये चीजें मैनिफेस्टो, अब देखो मैनिफेस्टो में अगर 50 पॉइंट्स थे तो 50 के 50 पॉइंट्स 8 महीने में पूरे तो नहीं हो सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, 5 साल का मैंडेट है भाई। हमने मान लिया महराज मलिक की बात, 1 साल में हमने सब कुछ करके रख दिया, फिर बाकी के 4 साल भी कुछ करना है कि नहीं? और इतने क्या हमारे पास फंड्स हैं जो हम एक ही साल में सब कुछ, जितने वादे किए, हर वादे को पूरा करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हर चीज को बनाने के लिए पहले उसकी नींव बनाई जाती है, फिर ही बिल्डिंग बनती है। तो जो आदमी बोलेगा भाई मुझे बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही, तो अगर वो नीचे नजर डालेगा तो नींव बनेगी ना। नींव के ऊपर भी तो नजर डाले कि भाई नींव पड़ रही है, नींव पड़ने में जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो टाइम लगता है हर चीज में, जादू की छड़ी नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि महराज मलिक साहब बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले गए। अच्छा, उमर अब्दुल्ला का कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने उसमें कहा कि मैंने स्टेट का सीएम भी रहा हूँ, यूटी का सीएम भी रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी पर ट्रांसफ़र का डंडा एक स्टेट के सीएम का रहता है, लेकिन यूटी के सीएम पर नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे आज अपना काम करवाने में मिन्नतें जो हैं करवानी पड़ती हैं। अगर मुझे बिजली, सड़क या कुछ और काम करने हैं तो मुझे ब्यूरोक्रेसी के मिन्नतें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। मेरे को वो फुल फ्रीडम जो है वो नहीं मिल पा रही है। एलजी जो है वो हर काम में जो है इंटरवीन करते हैं, हालांकि उनका ये कहना कि एलजी हर काम में इंटरवीन करते हैं, और एलजी का ही जो स्टेटमेंट जो है वो कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ पुलिस है, और अगर उमर अब्दुल्ला चाहे तो मैं पुलिस भी उनको दे सकता हूँ, बाकी सड़क, पानी, बिजली जो भी है वो सब उमर अब्दुल्ला के पास है। तो क्या एलजी की जो स्टेटमेंट आई है वो एक तरह का उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है उसको कट करती हुई ये स्टेटमेंट है, और वो ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं? ऐसी सच्चाई कुछ भी नहीं है जो वो बोल रहे हैं। जो भी आदमी उमर अब्दुल्ला साहब को जानता है
और पर्सनली भी जानता है और ऐसे भी जानता है। आम जनता नहीं जानती ना जनाब। आम जनता तो जो वायरल बयान होते हैं, जो statement अगर होती आम है, जनता ना उन्हीं पर डिपेंड करती है। अगर आम जनता ना जानती होती तो उनको वजीर आला ना बनाती। हम्म, आम जनता उमर साहब को अच्छी तरह जानती है। वो मैन ऑफ हिज वर्ड्स हैं। झूठ वो कभी नहीं बोलते। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो अपने एक्सपीरियंसेस को आगे रख के ही दी है। कपिल सिब्बल साहब इतने बड़े लीगल लुमिनरी हैं, उनके सामने उमर साहब जाके झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने कहा है मुझे मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब है कि मुश्किल आ रही है। आप कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला को जो लोगों ने चुना है, अगर जो नहीं जानते, जनता अगर नहीं, उनको कश्मीर से चुना, जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि इतनी बड़ी पावर जो है मिली नहीं। जम्मू में अभी नैब तहसीलदार की जो है जम्मू कश्मीर में पोस्टें निकली हैं 75 पोस्टें, उसमें एक चीज़ जो है उर्दू जो है वो कंपलसरी कर दी। उसको देखकर जम्मू के युवा एस्पायरेंट, बीजेपी सबसे बड़ी जो है हमलावर है यहाँ पर इस समय, वो कह रहे हैं कि जो नज़र की बात उमर अब्दुल्ला ने की थी कि हम कश्मीर में भी वही नज़र रखेंगे और जम्मू में भी वही नज़र रखेंगे, उसमें उमर अब्दुल्ला की कहनी करनी और कथनी में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा ऐसा नहीं। कौन कह रहा है आपको कि जम्मू से है। सीटें नहीं मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? हाँ। बनिहाल की सीट इतनी हमारी है, वो नहीं, जम्मू इतनी में नहीं मिली जितनी इतनी कश्मीर से नहीं मिली मिली, है। लेकिन मिली है ना। मिली तो है। मिली है ना। हम तो फिर रिप्रेजेंट जम्मू कर के रहे हैं। एस्पायरेंट को भी तो सोचना चाहिए। उर्दू उन पर फोकस कर दी उर्दू कि हमारी नायब ऑफिशियल तहसीलदार के लिए। नहीं, कमाल है। उर्दू हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमेशा से स्टेट में रही है। ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। सारे रिकॉर्ड उर्दू में हैं। हम्म। इंग्लिश और ये बाकी तो बाद में इंट्रोड्यूस जम्मू हुई। में वजीर साहब, जम्मू में कोई इतना आपका बड़ा कहने तबका का नहीं है कि जो उर्दू पढ़ता हो। अगर आप पढ़ना ऑफिशियल चाहिए। लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश भी है, हाँ, इंग्लिश भी है इंग्लिश ना, भी तो है, क्या। हिंदी भी है, लेकिन उर्दू डोगरी भी है। सारे रिकॉर्ड्स उर्दू में। आज तक आपको क्या लगता है कि आज से पहले हम्म, जम्मू में लोग पटवारी नहीं बनते थे, या जम्मू में लोग गिरदावर नहीं बनते थे, या कोई एग्जाम नहीं देता था, या कोई नायब तहसीलदार नहीं था? आप अपने जो फादर उर्दू पढ़ते थे वही बनते थे। तो जो उर्दू जिनको नहीं पढ़ना, उनको नायब तहसीलदार की पोस्ट में क्वालिफाई करने की हर या चीज पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं है। हर चीज के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब आप मुझे बोलिए कि 12th 10वीं पास करता है बच्चा, उसने अगर नॉन मेडिकल लेना है तो वो ये तो नहीं कह सकता कि भाई नॉन मेडिकल में मैथ्स नहीं लूंगा या नॉन मेडिकल में फिजिक्स। जो प्रिस्क्राइब्ड एक चीज है किसी के लिए, वो तो हमें पूरी करनी है ना। मतलब तो उर्दू एक कंडीशन थी, जिसको आता है वो करेगा। आपको ये कहना है, आपका ये एक मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि उर्दू जिसको आती है वही पटवारी बने, वही नायब तहसीलदार बने। जो जम्मू के बच्चे जो इंग्लिश क्योंकि हमारे कई स्कूल्स हैं जहां पर उर्दू पढ़ाई भी नहीं जाती है, तो फिर वो बच्चे compete कैसे करेंगे? क्या नायब तहसीलदार की पोस्ट जम्मू के एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है? बिल्कुल है ना। तो कैसे करेंगे जब वो उर्दू पढ़ते ही नहीं, आप जब उनको आती ही नहीं? तो प्रिस्क्राइब्ड है ना जी उर्दू। आज वजीर साहब, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर निकलता है, चाहे पटवारी ने ऑर्डर निकाला या नायब तहसीलदार ने ऑर्डर निकाला या गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, वो उर्दू में निकलता है, इंग्लिश में निकलता है? इंग्लिश उर्दू सभी लैंग्वेजेस में निकलता है। इंग्लिश में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 5 लैंग्वेजेस है तो पर्टिकुलर उर्दू में क्यों? वो भेदभाव जम्मू ये फील कर रहा है। जो मैं जम्मू के एस्पायरेंट की मन की बात जो हम सुन पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें वो मौका नहीं दिया जा रहा कि हम इंग्लिश के माध्यम से या हिंदी के माध्यम से या डोगरी के माध्यम से हम नायब तहसीलदार की पोस्ट को जो है वो compete कर सकें उसमें। देखो भाई साहब, बात ये है कि JNK का जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा उर्दू में था। ओल्ड रिकॉर्ड सारा उर्दू में। आज महराज मलिक का भी वही बयान वायरल हो रहा है। ओल्ड रिकॉर्ड सारा उर्दू में है। आज हम उर्दू की जगह किसी इंग्लिश टीचर को लगा देते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश टीचर क्या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर लेगा? आप ही बताइए, क्या वो ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है अपनी? अगर उसको उर्दू नहीं आती तो क्या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेगा? आज हम उसको अपॉइंट कर देते हैं, कल वो यही एक्सक्यूज लेके आ जाएगा, मुझे तो उर्दू आती नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ ऐसे ही तनख्वाह दे दो, क्योंकि मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए अब पटवारी तो मैं अपॉइंट हो गया हूँ, नायब तहसीलदार तो मैं अपॉइंट हो गया हूँ, तो इसलिए अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सैलरी लूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? जब आपका सारा हिस्ट्री, आपका सारा रिकॉर्ड उर्दू में है, तो उर्दू तो लाजमी है ही है, उसको पढ़ेगा कौन? वो आगे की कार्रवाई करने के लिए उर्दू जाननी जरूरी है। अगर जो उर्दू ही नहीं जानता उसको हम अपॉइंट कर देंगे तो बीजेपी आप पर जो हमलावर हो रही है, सड़कों पर आप लोगों के प्रदर्शन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के पुतले जलाए जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोला जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है बीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है सड़कों पर, वो गलत कर रही है? देखिए, बीजेपी को तो कोई हक ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का।
हक ही नहीं है, हक ही नहीं है उनको प्रोटेस्ट करने। उनको वोट मिले हैं 29 एमएलए उनके जम्मू 29 से। एमएलए है ना, सरकार तो नहीं है ना उनकी। 2014 से लेके 2024 तक बीजेपी की ही गवर्नमेंट चल रही थी ना, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कौन से उन्होंने झंडे गाड़ लिए हैं, कौन सी उन्होंने नौकरियां दे दी हैं लोगों को। आज हम नौकरी देने जा रहे हैं, उसमें भी नून से नुक्ता निकालेंगे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। आपने यहाँ पे कितने साल रहे हैं, 11 साल 10 साल आपका हुकूमत रही है, आपने क्या किया, किसको नौकरी दी है मुझे बताओ। एक आदमी बताओ जिसको आपने नौकरी दे दी हो। कॉन्ट्रैक्चुअल 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 कॉन्ट्रैक्चुअल, स्वाय कॉन्ट्रैक्ट के इन्होंने दिया क्या है। जो नौकरी पक्की नौकरी होती थी वो 40,000 में बदला लगता था, वो इन्होंने 15-15,000 में लड़के लगाए, और तलवार फिर लटक रही होती है कि 11वें महीने के बाद उसको निकाल देना है। ये तो इन्होंने किया है। और आप मुझे ये समझाइए कि 11 महीने उसको 15-15,000 दे के 40,000 वाली नौकरी वाले को 15,000 रुपए पे रख के, और उसको वो कहते हैं कि तू अब रैंसम पे भी उसको रखा हुआ है कि हम तुझे 11 महीने बाद निकाल लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तेरा रिन्यू 11 महीने का होगा और फिर 15 का 16 ही होएगा। क्या इतने में लोगों का घर चल सकता है। वो तो बेचारा सोच सोच के ही मर जाता है अगले साल मैंने नौकरी में रहना है कि नहीं रहना है। इन्होंने तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है और आज हम नौकरियां निकाल रहे हैं। आज ये जी ये क्यों नहीं रखा, तो वो क्यों नहीं रखा, तो ये होना चाहिए, तो वो आपकी सजेशन हमें चाहिए नहीं। आपको लगता है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट में जो 75 पोस्ट जो निकाली गई हैं उसमें जम्मू का कोई भी बंदा जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं सर, बहुत से लोग हैं। आप ये कोई चिराग लेके थोड़ी ढूंढना है कि उर्दू, आप जब एप्लीकेशंस लगेंगी ना उसके बाद आप देखिएगा कि जम्मू के कितने लोग लगाते हैं। अच्छा, एक बड़ा अमूमन सवाल है जो महराज मलिक ने भी कहा, जो एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी सब उमर अब्दुल्ला के पास है। महराज मलिक ये कह रहे हैं कि नीयत जो है वो सरकार की नीयत नहीं है कि वो जनता का काम जो करें। मेरा एक सवाल है, ऐसे कई मेमोरेंडम, ऐसे कई मैनिफेस्टो में वैसे वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिसमें डेली वेजर्स एक बड़ा अहम मुद्दा था कि हम उनको जो है पक्का करेंगे। अभी उसके बाद कमेटी बनी, फिर उसके बाद अब उनकी पेंडिंग वेजेस को लेकर जो है वो एक उन्होंने बताया जावेद राणा ने कि हम पहली किस्त जो है वो दे देंगे। सवाल मेरा ये है कि जो नीयत की बात एलजी मनोज सिन्हा या महराज मलिक कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो प्रपोजल क्यों कैबिनेट में इशू नहीं कर रही? जैसे डेली वेजर को पक्का करना है रेगुलराइजेशन के लिए, अभी प्रपोजल डाल दें। अभी आपने बताया ना नीयत, जावेद राणा साहब ने कहा कि हमने ये कमेटी की है, वो हुआ है, तो आगे से हम इनको वो कर रहे हैं, तो ये नीयत ही, ये नीयत की कैटेगरी में ही आता है। नीयत है तो ये सब कुछ हो रहा है ना। अब मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, महराज मलिक बहुत जल्दी में है। डिसीजंस को आगे तक पहुंचाने में, एंड तक पहुंचाने में बड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत लगानी पड़ती है और वो मेहनत की जा रही है। आने वाले वक्त में ये सब बातें होंगी। अगर आप मुझे बताइए, अगर हम अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हुए पूरे नहीं करेंगे तो क्या लोग हमें दोबारा चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। हाँ, हो सकता है कि हमने अगर 50 वादे किए हैं, हम 25 ही कर पाए, 25 नहीं कर पाए, वो भी लोग वे करेंगे कि ये 25 पूरे क्यों नहीं हुए। और वो लोग बेटर जानते हैं, अगर हमें स्टेट मिल जाए तो वो 50 के 50 पूरे होंगे। अगर स्टेट नहीं भी मिलती फिर भी हमारी कोशिश को, हमारी मेहनत को लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई इन्होंने कितना काम किया है और कितना ये और कर सकते थे और इनको अपॉर्चुनिटी से डिनाई किया गया है, तो हमें अगली बार भी जिताएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला ने अपने कपिल सिब्बल के इंटरव्यू में एक बात अहम कही कि हम केंद्र से स्टेट की मांग करते हैं, लेकिन अगर केंद्र मुझे ऐसे सीएम जो है वो स्टेट नहीं देना चाहती, अगर वो किसी और को मेरे कुर्सी पर देखकर अगर स्टेट देना चाहती है तो उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाता हूँ, जम्मू को कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाए। क्या ये एक हल्की सी वो चिंगारी है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी हुई है उसमें कुछ हेर फेर बदल जो है हो सकता है, चेहरे कुछ चेंज हो सकते हैं? दबी आवाज़ें ये आ रही हैं सियासत के गलियारों से कि सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। महराज मलिक ने तो कहा नवंबर तक ही सरकार चलेगी, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस। महराज मलिक को ज़्यादा पता होगा इस बारे में। नहीं, आप किस तरह से देखते हैं मैं इस तरीके से, सरकारी, मैंने कहा सियासत की गलियारों में अब ये हवा चल चुकी हुई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे जीती है और ये वादा हमारे साथ पहले ही किया जा चुका था कि इलेक्शंस के बाद हमें स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर किया जाएगा। वो बात अलग है, जिन्होंने वादा किया था उनके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ही रिजल्ट्स आ गए, तो इसलिए वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और
पीछे हट रहे हैं, कदम पीछे बढ़ा रहे हैं। बाकी हमने अपना काम पूरा किया है, लोगों ने तो आपका ये मानना है कि केंद्र या बीजेपी पर आप जो निशाना साध रहे हैं वो तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार में रहेगी। जब बीजेपी के साथ अपना कोई अलायंस होगा या तो फिर एनसी को अलायंस करना पड़ेगा, तो ही जो है जब बीजेपी भी सरकार में आएगी तो ही है जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलेगी। ये आंसर आपको बीजेपी से लेना पड़ेगा। बीजेपी के लीडर से आप इंटरव्यू करते हैं, आप उनसे पूछिए, उनके प्रेसिडेंट से पूछिए, सत शर्मा साहब से, भाई स्टेटहुड कब मिल रहा है। अभी इसका वो तो जवाब कहते हैं हालात सामान्य हालात इसका ये कन्वीनियंट आंसर होता है, जब हालात ठीक होंगे। वो जब कब आएगा? हालात ठीक की कैटेगरी भी तो बना दो कोई, कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो इसको हम हालात ठीक मानेंगे, अगर ऐसा ऐसा होगा तो हालात ठीक नहीं मानेंगे। वो कोई कैटेगरी है ऐसी? ना आज तक बनी है, ना कोई बना सकता है। वो जब हालात तभी ठीक होंगे जब इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही तभी हालात ठीक वही मैं कह होंगे। रहा हूं बाकी हालात ठीक इनकी नजर में कभी भी नहीं होंगे। एनसी अलायंस में बीजेपी के साथ होगी या पीडीपी हो या कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कभी भी अलायंस में नहीं आएगी। हमने इलेक्शन बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा है एज ए इंडिया। बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो है वो अलायंस कर दे, उस समय आपकी बात झूठी हो जाए। देखिए आगे क्या होना है वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ यही सिचुएशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कभी भी अलायंस में नहीं जाएगी। आपको एग्जांपल है आपके सामने, पीडीपी की हालत आप देख रहे हैं ना। पीडीपी की हालत देखी ना, लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया उनको। क्यों किया? क्योंकि स्टेट की हालातों का जिम्मेवार पीडीपी भी है। पीडीपी अगर बीजेपी से अलायंस ना करती, बेबसी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखी जा रही है। किस बात की? कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला का बयान वायरल हो रहा है, मैं कमजोर हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, मेरे पास पावर ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस फोर्स से मेरे एक इशारे पे काम हो जाता था, अब वो ना नुकर करके और बार बार कहने के बाद हमें करो। टाइम क्यों लग रहा है? महराज मलिक कह रहा है बड़ी जल्दी में है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि एक डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए 8 बार एक अफसर को कहा जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। जो कि स्टेट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर ने एक बात बोली, उसी वक्त पूरी होती है। आज 10 बार, 12 बार, 15 बार मीटिंग पे मीटिंग कन्विंस करना पड़ जाता है। ओ करो भाई, करो भाई, करो भाई, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसे कर करके वो काम होता है। तो आप सोचिए कि एक काम को करने के लिए जहाँ पे एक आवाज ही काफी थी, वहां पे 10 मीटिंग करनी पड़ रही है, और 10 मीटिंग 10 दिन में। वजीर साहब, एक बड़ा मैंने इंटरव्यू देखा, एक मीडिया बाइट देख रहा था डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की। जिस तरह उमर अब्दुल्ला जो है वो बेबस अपने आप को बता रहे थे कि मेरे को ब्यूरोक्रेसी जो है सीरियस नहीं ले रही है, और मेरे को यूटी का सीएम होते हुए मैं जो काम करवाना चाहता हूं वो नहीं हो रहे। लेकिन उसी तर्ज पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा पर भी जो है वो हावी दिखे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर इन चीजों पर अगर एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं तो वो हर चीज की जिम्मेवारी भी फिर वही लें। सरकार से जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो एलजी मनोज सिन्हा की ही सारी जिम्मेवारी है, फिर उन्हीं से जो है बातचीत की जाए। हम पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? देखिए एलजी साहब तो जिम्मेवार है ही है ना। वो तो शेयर कर रहे हैं पावर हमारे साथ इस स्टेट में, और हमसे पहले के हैं, तो वो तो जिम्मेवार है ही है। अगर कोई चीज डिले हो रही है तो जिम्मेवारी तो उनपे आएगी जिम्मेवारी तो उनपे आएगी। अगर किसी चीज को, कोई हमारे किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में हमें परेशानी आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? तो फिर बीजेपी आप पर क्यों हमलावर है, एलजी के ऊपर क्यों नहीं हमलावर होते? भाई एलजी, क्योंकि उनके शासन में भी जब यहाँ पर सरकार नहीं थी तब भी कई वादे जो है वो नहीं पूरे हो पाए, बीजेपी के घेराव भी हुए। बीजेपी क्या कर सकती है मुझे बताइए आप? उसके पास ऑप्शन क्या है? अपने टाइम पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब लोग, उनका जो ट्रू फेस है वो लोगों के सामने आने लगा है कि भाई ये तो बिल्कुल बातें ही हैं और कुछ है नहीं है इनके पास। तो अब कुछ ना कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम शोर मचा रहे हैं, हम ये है वो है, लेकिन लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है इन्होंने तो अपने 10 साल में कुछ किया नहीं, और अब जब कोई करने जा रहा है तो उसके पैरों में बेड़ियां डालना चाह रहे हैं, और लोगों के पैशन इग्नाइट करना, खाम खा की बात को तूल देना, ये सब उनका काम है। ये वो करते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने काम पे पूरे खड़े उतरेंगे। जो हमने वादे लोगों से किए हैं वो पूरे होंगे। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन वादा पूरा जरूर होगा। चलिए, संदीप सिंह वजीर जी हमारे साथ थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो 5 साल के
टाइम पीरियड में पूरे होने हैं। कुछ वादे पहले साल में होंगे, कुछ वादे दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे, चौथे में होंगे, पांचवें में होंगे। लेकिन जिस तरह की जल्दबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने, एमएलए साहब ने जो दिखाई, इनका ये कहना वो एक बचकानी हरकत है, वो एक बचकाना डिसीजन है। इतना जल्दबाजी में डिसीजन लेना, ये इमेच्योरिटी जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो देखी जाती है। इसलिए महराज मलिक को सोचना चाहिए था। और दूसरी तरफ जब एलजी मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सब कुछ उमर अब्दुल्ला के पास है, तो फिर आखिर गुमराह कर कौन रहा है? क्या एलजी प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी वो गुमराह कर रही है जनता को, वो जनता के काम नहीं होने दे रही, या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, एनसी सरकार जो है, वो वादे तो कर रही है लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए उनके पास वो ताकत या फिर नीयत, दोनों में किस चीज़ की कमी है? ये तो जनता जो है आने वाले दिनों में जो है वो बखूबी जो है वो पता चलेगा। क्योंकि अभी कुछ वादे पूरे हुए हैं और बड़े अहम वादे जो है एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं वो भी पूरे होने हैं। ऐसे कई वादे हैं जिनको लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, डेली वेजर्स इंतज़ार कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी, पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर फारूक अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान था, उस बयान को लेकर सिख कम्युनिटी भी, जो सिखों के जो मुद्दे हैं उन पर भी अभी सब लोग आंख लगाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी, कब जनता के मुद्दे सब के सब हल होंगे, ये आने वाले 5 सालों में पूरे होंगे या आने वाले कुछ सालों में पूरे होंगे, ये तो वक्त ही जो बताएगा। आप जुड़े रहे और इस इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी अहम और अपनी निजी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जम्मू की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए आपके पास जो विचार हों वो ज़रूर विचार अपने कमेंट्स राही जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।